हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद। हिंदी सीरीज का ये 6वां वीडियो रहेगा। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और इसके भेद, जानेंगे इसके प्रकार, विशेष, प्रविशेषण, अन्य। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर रहे हैं, जिससे हम लोग जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विशेषण और उसके भेद। विकारी शब्दों में आज ये अंतिम टॉपिक रहेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया कंप्लीट हो चुके हैं और विशेषण आज का ही अंतिम रहेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिकारी अव्यय, अभिकारी या अव्यय शब्द। ये एक ही टॉपिक में आपके सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विशेषण। तो सबसे पहले जानेंगे विशेषण की परिभाषा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन परिभाषा से भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि हिंदी भाषा में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम, इन शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला, जैसे कि लड़का काला है, इसमें लड़के की विशेषता बता रहा है ये काला शब्द कि लड़का काला है, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा काला। जैसे कि लड़का मोटा है, वह चतुर है, वह की यानी कि किसी की विशेषता बता रहा है, यानी वह आपका हो जाएगा सर्वनाम शब्द। और इस शब्द की विशेषता बताया जा रहा है कि वह चतुर है, तो चतुर आपका ये हो जाएगा विशेषण। इसी तरीके से कि राम सुंदर है, राम की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, यानी कि राम आपकी यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया और इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर, तो यानी कि सुंदर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। आगे देखेंगे प्राविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे जाना, जैसे कि राम सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर शब्द जो है ये राम की विशेषता बता रहा है। और अगर कहते हैं हम राम बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द सुंदर के जस्ट आगे लग गया, तो ये हो गया प्राविशेषण, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्राविशेषण। जैसे कि राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर जो तेज शब्द आ रहा है ये राम की विशेषता बता रहा है, ये हो जाएगा आपके लिए विशेषण। और अगर कह दिया जाए कि राम बहुत तेज दौड़ता है, तो ये बहुत शब्द जो आता है इसको हम कहेंगे प्राविशेषण। विशेष आगे देखेंगे, विशेष की विशेष परिभाषा क्या होती है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर जो राम शब्द है यानी संज्ञा या सर्वनाम, विशेष से याद रखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष होते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। विशेषण का लिंग याद रखेंगे, विशेषण का लिंग विशेष यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर ही बदलता है। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो यहाँ पर है ये विशेषण हो गया आपका। अगर हम कहते हैं कि राधा अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे अच्छा की जगह अच्छी हो गया, यानी कि विशेषण का लिंग बदल गया। और ये बदलता किसके आधार पर है? संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर, याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, लड़का बहुत तेज दौड़ता है, लड़का बहुत तेज दौड़ता है। जो लड़का यहाँ पर होगा ये आपका हो जाएगा विशेष्य, बहुत हो जाएगा प्राविशेषण, और तेज हो गया जो, ये आपका हो जाएगा विशेषण। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मीना अत्यंत सुंदर है, तो मीना की विशेषता बताई जा रही है कि मीना सुंदर है, तो मीना यहाँ पर आपका हो जाएगा विशेष शब्द। सुंदर क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण, यानी कि विशेषण हो गया आपका सुंदर। प्राविशेषण की अगर बात की जाए तो अत्यंत सुंदर है, तो ये आपका हो जाएगा प्राविशेषण। आगे देखेंगे विशेषण के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है विशेषण को। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, तीसरे पे आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 पार्ट होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और आखिरी नंबर पे आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। जो परिमाण बोधक विशेषण होते हैं इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। जो चीज़ें हम नाप तोल के खरीदते हैं उनको हम परिमाण बोधक कहते हैं।
सबसे पहले देखेंगे सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, यानी कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी है, अच्छे से इसको याद रखेंगे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे कि यह, कोई, कौन, कुछ इत्यादि ऐसे शब्द। और एक चीज याद रखेंगे, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, जैसे कि हम लोग सर्वनाम जब पढ़ रहे थे तो 6 प्रकार के सर्वनाम हम लोगों ने पढ़े थे। उन 6 में से पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर बाकी जो 4 बचते हैं वो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के उसे समझेंगे कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। यह लड़का है, यह जो शब्द यहाँ पर आया है तो ये आपका हो जाएगा सर्वनाम। अगर हम कहते हैं यह लड़का सुंदर है तो यह जो यहाँ पे आएगा ये सर्वनामिक विशेषण की तरह देखा जा रहा है, यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। क्लियर है? कोई लड़का सुंदर है, जब यहाँ पे कोई शब्द आ गया ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। कौन लड़का सुंदर है, ये भी आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। यानी कि सीधी सी इसकी परिभाषा है, ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करें वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आगे देखेंगे गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के गुण या दोष, रंग, रूप इत्यादि की विशेषताएं जो प्रकट करते हैं, गुण या दोषों को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि प्राचीन, चौकोर, ऊपरी। जैसे हम कह दें कि यह मंदिर प्राचीन है तो मंदिर की विशेषता शब्द बता रहा है प्राचीन, प्राचीनता से बोध हो रहा है इसका कि यह मंदिर प्राचीन है, तो प्राचीन यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। और कौन सा? गुणवाचक विशेषण। मंदिर का परिसर चौकोर है। अब अगर मंदिर के परिसर की बात की जा रही है, परिसर की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? चौकोर। कैसा है? गोल है, चौकोर है इत्यादि शब्द आएंगे, ये विशेषता बता रहे हैं मंदिर के परिसर की, तो यहाँ पर ये विशेषण का कार्य करेगा। किसके अंतर्गत? गुणवाचक के अंतर्गत। अब अगर कह दिया जब मंदिर का परिसर ऊपरी भाग में स्थित है, ऊपर, ऊपरी, नीचे, ये जितने भी शब्द आएंगे ये सब आपकी विशेषता को प्रकट करते हैं, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी कुछ पार्ट होते हैं इसके, जब अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना होता है तब थोड़ा अंदर जाके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, ताज़ा, ये किस प्रकार के विशेषण हैं। ये सभी आपको मालूम है गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन किस तरह के विशेषण हैं ये आपको बताना है। ये कालवाचक विशेषण है, नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, ताज़ा, इस तरीके के। स्थान बोधक विशेषण देख लेंगे, जैसे कि निचला, ऊपरी, दाहिने, बाएं, इस तरीके के विशेषण। गुण बोधक देखेंगे, सच्चा, झूठा, भला, बुरा। जैसे कि हम कहते हैं कि राम सच्चा लड़का है तो ये उसका गुण है, सच्चा होना एक गुण है, इस तरीके से। आकार बोधक, चौकोर, लंबा, चौड़ा, गोल, मोटा। जैसे भी कहा गया था कि मंदिर का परिसर चौकोर है, ये आकार बोधक गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। जब बहुत ही अंदर से क्वेश्चन आता है, थोड़ा टफ आता है, तब पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का विशेषण है। दशाबोधक भी इसमें आते हैं, जैसे कि युवावस्था, वृद्ध, जवान, किशोर। जैसे कह दिया जाए लड़का जवान है तो इसमें लड़के की विशेषता जो बता रहा है, ये जवान शब्द है जो लड़के की विशेषता बता रहा है। पूछ लेगा ये किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक के अंतर्गत दशाबोधक विशेषण है। क्लियर है आप लोगों को? दशाबोधक के अंतर्गत आएंगे युवा, वृद्ध, जवान, किशोर, इस प्रकार के विशेषण आते हैं। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के भी 2 भेद बताए गए थे, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। 2 तरह के विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहले देखेंगे निश्चित संख्यावाचक। इनमें संख्या की निश्चितता का बोध होता है, जैसे क्लियरिटी रहती है एकदम,
कि आज दावत में लगभग 500 व्यक्ति आएंगे। और अगर यहीं पे कर कह दिया जाए कि आज दावत में कुछ व्यक्ति आएंगे, कुछ व्यक्ति आएंगे, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कितने आएंगे, 500 आएंगे, 200 आएंगे या 100 आएंगे, क्लियर नहीं है। तो अगर यहीं पे लगा दिया जाए कुछ व्यक्ति आएंगे तो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। अगर क्लियर कह दिया जाए कि 500 व्यक्ति आएंगे तो ये आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। जैसे कि आंधी में सैकड़ों घर उजड़ गए, यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है सैकड़ों घर उजड़ गए, तो ये भी आपका निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक जब बहुत टफ क्वेश्चन बनना होता है तब इस तरीके से पूछा जाता है कि 1, 2, 3, 10, 20 ये किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो याद रखेंगे पूर्णांकवाचक है। अपूर्णांकवाचक के अंतर्गत आएगा आधा, पौना, सवा, डेढ़, तिहाई, इस तरीके से। फिर देखेंगे आवृत्तिवाचक के अंतर्गत, जैसे 2 गुना, चौगुना, 20 गुना, इस तरीके से जो आएंगे ये आवृत्तिवाचक होंगे। क्रमवाचक जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके आ जाएंगे आवृत्तिवाचक के अंतर्गत, सॉरी क्रमवाचक के अंतर्गत। समुदायवाचक की बात की जाए तो दोनों, तीनों, पांचों, इस तरीके जो शब्द आएंगे ये समुदायवाचक के प्रतीक रहेंगे। प्रत्येकवाचक की अगर बात की जाए जैसे कि हर एक आदमी, हर एक नेता, इस तरीके से अगर शब्द आते हैं, विशेषण आते हैं तो ये आपके प्रत्येकवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आगे देखेंगे अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। इसमें अनिश्चितता की बोध होता है कि मतलब क्लियर नहीं हो पाता है संख्या कितनी है। जैसे वहाँ पर हो रहा था कि 100 लोग आएंगे और यहाँ पर कह दिया जाए कुछ लोग आएंगे, कुछ, कोई, कितने, इस तरीके शब्द आएंगे तो ये आपको अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कि कुछ आदमी आज घर पर आएंगे, अगर यहाँ पर कह दिया जाता कि 10 आदमी घर आएंगे तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाता। अगर कहा जा रहा है कि कुछ आदमी घर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। कई लोग परीक्षा में बैठेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। कितने प्रश्न हल करने हैं, पूछा जाए कितने प्रश्न हल करने हैं, पता नहीं आपको कितने करने हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन हाँ, प्रश्नों की संख्या तो है, इतना तो क्लियर हो रहा है कि प्रश्नों की कुछ संख्या है, लेकिन ये नहीं पता कितनी है, कितने प्रश्न हल करने हैं पता नहीं, लेकिन उनको गिना जा सकता है। अगर गिना जा सकता है तो संख्यावाचक हो जाएगा। अगर ये नहीं पता कितने प्रश्न हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक। अगर कह दिया जाए 10 प्रश्न हल करने हैं तो आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कई लोग परीक्षा में बैठेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। कह दिया जाए 4 लाख लोग परीक्षा में बैठेंगे तो आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। आगे देखेंगे परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक की अगर बात की जाए तो ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। परिमाण बोधक की डेफिनेशन देखेंगे, पहले परिभाषा क्या होती है। जिन विशेषणों में या संज्ञा सर्वनाम की परिमाण मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण इस संज्ञा व सर्वनाम की परिमाण या मात्रा का बोध होता है, मतलब गिनती का ना होकर उसकी मात्रा का बोध हो। आमतौर पे नाप तौल से रिलेटेड हो रहते हैं, जिनकी नाप तौल की जा सके उनको परिमाण बोधक कहते हैं। नाप तौल अगर क्लियर दे रखी है आपको तो वो निश्चित हो जाएगा। अगर कह दिया जाए कि कुछ कपड़ा ले आओ तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाण बोधक। और अगर कह दिया जाए 10 मीटर कपड़ा ले आओ तो निश्चित परिमाण बोधक। उदाहरण समझेंगे हम लोग कि निश्चित परिमाण बोधक में क्या रहता है। 20 किलो, 10 क्विंटल, इस तरीके से कि 20 किलो घी ले आओ तो आपका हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। 10 क्विंटल गेहूं ले आओ आपका होगा निश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित की बात करते हैं कि कुछ घी लेकर आओ, कुछ घी लेकर आओ, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। कई क्विंटल गेहूं लेकर आओ तो ये भी आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। उदाहरण समझेंगे, दुकान से 20 किलो आटा खरीद लाओ, दुकान से 20 किलो आटा खरीद लाओ।
तो यहाँ पर आटा की एक क्लियर से संख्या दे रखी है कि कितना आटा लाना है, आपको 20 किलो लाना है। तो ये आपको निश्चितता का बोध करा रहा है, यानी कि ये यहाँ पर आपका निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। आज बाजार से ज़्यादा दूध लाना है, ज़्यादा दूध लाना है यानी यानी कि अगर कह दिया जाए आज बाजार से 5 लीटर दूध लाना है, ये आपका हो जाएगा निश्चित। अगर कह दिया ज़्यादा दूध लाना है, जिसको हमें पता नहीं है ना कितना लाना है, कि आधा लाना है, 1 लीटर लाना है, 5 लीटर लाना है, कुछ क्लियर नहीं है, यानी कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है तो आपका अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। बच्चों को थोड़ा शरबत दो, थोड़ा थोड़े में पता नहीं ना कितना देना है, तो ये भी आपका अनिश्चित में हो जाएगा। इस तरीके से इससे प्रश्न बनते हैं। आगे देखेंगे तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण कहें या हम कहें विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते थे, 3 फॉर्म होती थी किसी क्रिया की, कि गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से। इसी तरीके से इसमें होता है, पहली होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। इसको बहुत ही अच्छे समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। पहले मूल शब्द देखते हैं। मूल शब्द दिया गया है जैसे कि न्यून, तो इसकी मूलावस्था क्या होगी? न्यून। उत्तरावस्था हो जाएगी न्यूनतर और उत्तमावस्था होगी न्यूनतम। और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि दो लोगों में अगर कंपेयर करना है, दो लोगों में तुलना की जानी है, तो कौन सी अवस्था का प्रयोग किया जाता है? विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग किया जाता है अगर दो लोगों में तुलना करनी है तो वहाँ पर उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम श्याम से बेहतर है, राम श्याम से बेहतर है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था का प्रयोग हो रहा है। अगर सिंगल के लिए प्रयुक्त होता है तो मूलावस्था, और अगर सबसे पूरे समुदाय के लिए अगर उससे कहा जाए कि सबसे बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है, तो वहाँ पर उत्तमावस्था प्रयोग की जाती है। जैसे कि शब्द दिए गए हैं कुछ, जैसे कि प्रिय, प्रिय का मूलावस्था होगी प्रिय ही, उत्तरावस्था हो जाएगी प्रियतर। इसी तरीके से इसकी अगर उत्तमावस्था की बात की जाए, तीसरी अवस्था की बात की जाए, तो हो जाएगा प्रियतम। अधिक, अधिकतर और अधिकतम। पहली इसकी अधिक, जैसे अगर पूछा जाए मूलावस्था कौन सी है तो कहेंगे अधिक। उत्तरावस्था की बात की जाए तो अधिकतर, और उत्तमावस्था की बात की जाए तो हो जाएगा अधिकतम। इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अगर सिंगल के लिए बात की जा रही है, अकेले के लिए, तो आपकी मूलावस्था। अगर दो लोगों से कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर उत्तरावस्था होगी। अगर दो लोगों से अधिक हो जा रहे हैं तो वहाँ पर उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। दो या दो से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर विशेषण 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी आपने पढ़ी है अभी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्लियर है? आगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपना थ्योरी सेक्शन अच्छे से कंप्लीट किया है, और अब हम थ्योरी सेक्शन के बाद देखेंगे कि इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे ये हम लोगों को क्लियर हो पाएगा कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम लोग कितना क्लियर कर पा रहे हैं। और फिर जब इसका परीक्षा की तिथि आ जाएगी क्लियर, तब हर एक प्रश्न से कम आपको 50 या 100 प्रश्न अच्छे से करवाए जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि हम लोगों से ये प्रश्न बन पा रहे हैं या नहीं। हम लोगों ने एक बार जल्दी से देख लेंगे इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने देखा विशेषण। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि लड़का बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर जो लड़का शब्द है ये आपका विशेष हो जाएगा। बहुत जो शब्द आता है ये हो जाएगा प्रविशेषण। दौड़ता है ये आपका विशेषण हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा विशेषण के 4 भेद होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण।
सर्वनामिक विशेषण, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम होने के साथ साथ विशेषण का भी कार्य करें उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा गुणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति या काल या दशा का बोध कराएं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हमारे दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक वो होते हैं जिसमें किसी भी संख्या को निश्चित तौर पे दर्शाया गया हो, जैसे कि 10 आदमी। 10 आदमी अगर कह दिया जाए तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, कह दिया जाए कुछ आदमी तो अनिश्चित संख्यावाचक। फिर आपका आता है परिमाण बोधक विशेषण, ऐसे विशेषण जिसमें किसी मात्रा का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, परिमाण बोधक। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे कि 20 किलो गेहूँ, तो 20 किलो गेहूँ की अगर बात हो रही तो आपका हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक। अगर हम कह दें कि कुछ किलो गेहूँ तो आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। फिर हम लोगों ने देखा विशेषण की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगर अकेले की बात की जाए तो वहाँ पर मूलावस्था, अगर दो लोगों की बात की जाए, दो लोगों की तुलना करनी हो तो वहाँ पर उत्तरावस्था का प्रयोग होगा, और दो लोग से अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर हम उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाते हैं? बताना है आप लोगों को कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। हम लोगों ने वहाँ पढ़ा कि विशेषण हमेशा विशेष की विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेष शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। यानी कि आप हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, संज्ञा व सर्वनाम दोनों की। अगला प्रश्न है, आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि विशेष कौन सा शब्द होता है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष कहते हैं, और जो शब्द उसकी विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण की भी अगर कोई विशेषता बताता है तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आसमान का रंग नीला है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, आसमान की, तो यहाँ पर विशेष कौन हो जाएगा, आसमान। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? बताना है आप लोगों को। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है। जो ये श्रेष्ठ शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है, उपासक की, कि उपासक जो है वो श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर विशेष क्या होगा, उपासक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपासक। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द को पहचानिए। यूपीएससी वीडियो 2018 में पूछा गया प्रश्न है, मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। विशेषण पहचानना है आपको कि विशेषण शब्द कौन सा है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर होगा नैतिक। ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नैतिक शब्द जो है ये विशेषण का कार्य करता है, और कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। किसी के गुण को दर्शाया जाता है तो वहाँ हम नैतिक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बताना है आपको। दुष्चरित्र को हम कहाँ पर रखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण? दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, बताएंगे आप लोग। ये जो दुष्चरित्र शब्द आया है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, कि कोई व्यक्ति दुष्चरित्र है, ये विशेषता बता रहा है, यानी कि व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा तो व्यक्ति आपका विशेष हो जाएगा। तो दुष्चरित्र शब्द विशेष के लिए अगर प्रयोग हो रहा है तो ये विशेषण का कार्य करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशेषण। अगला प्रश्न है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलता है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलता है, विशेष्य के अनुसार, बताएंगे आप लोग। तो विशेषण का जो लिंग बदलेगा वो विशेष के अनुसार बदलेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि
अगर कह दिया जाए राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर आपका जो विशेषण है ये पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि आपका संज्ञा जो यहाँ पर आया है यानी कि विशेष, ये पुल्लिंग है। अगर हम कहते हैं कि राधा अच्छा है तो ये गलत हो जाएगा ना, विशेषण को हमें उसी अनुसार बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो विशेष है वो स्त्रीलिंग हो गया, हमने कह दिया राधा, तो हम कहेंगे राधा अच्छी लड़की है। हमें उसी हिसाब से अपना विशेषण भी बदलना पड़ेगा, अच्छा की जगह अच्छी करना पड़ेगा। तो ये किसके अनुसार बदल रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार, और संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष कहते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, बुढ़ापे ने उनका शरीर डैश बना दिया। रिक्त स्थान पे आप लोगों को भरना है। कौन सा शब्द यहाँ पर एकदम सुटेबल आएगा, जो यहाँ पर सही इसको फिल करेगा। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बुढ़ापे ने उनका शरीर अविचल बना दिया, निर्भर बना दिया, जर्जर बना दिया या शांत बना दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्जर बना दिया। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बताएंगे आप लोग। यह गाय अधिक दूध देती है, जो अधिक शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक शब्द ये दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध कम है, ज़्यादा है, अधिक है, कैसा है। तो अधिक जो शब्द यहाँ पर आ रहा है ये दूध की विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, दूध की। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि अधिक किस प्रकार का विशेषण है, बताएंगे आप लोग। अधिक किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पर जो अधिक प्रयोग किया गया है दूध के लिए प्रयोग किया गया, और हम लोगों को पता है कि दूध परिमाण बोधक विशेषण है। और परिमाण बोधक में अगर हम कह दिया जाए कि यह गाय 10 लीटर दूध देती है, तो आपका हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक। यहाँ पर कहा गया है यह गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक इस्तेमाल किया गया है अनिश्चित परिमाण बोधक के लिए। क्लियर है? अधिक दूध यानी कि अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है, बनारसी शब्द में विशेषण का कौन सा प्रकार है? बताएंगे। बनारसी शब्द में विशेषण का कौन सा प्रकार है? हमने आप लोगों को बताया था कि जितने भी शब्द गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि किसी का गुण, दोष, स्थान और उसकी रूप, रंग, अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं, बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे बनारसी कह दिया गया है, जैसे हम कहते हैं वह नेपाली है, तो नेपाली शब्द भी ये गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। किसमें? दशाबोधक में, यानी कि स्थानीय बोधक में। तो यहाँ पर ये बनारसी शब्द है, ये गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। ये गुणवाचक का भेद है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यानी रेखांकित कौन सा है? यह शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? यह मकान मेरे भाई का है। बताएंगे आप लोग। यह जो है ये वैसे तो एक सर्वनाम है, लेकिन ये किसी मकान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एकदम संकेत कर रहा है किसी के लिए कि यह मकान यानी कि यही मकान मेरे भाई का है। तो यहाँ पर ये सर्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग किया जा रहा है। बताया गया था इसकी डेफिनेशन में कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सर्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? भाषण के लिए कौन सा शब्द सही विशेषण होगा, बताना है आप लोगों को। कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी या तेजस्वी। भाषण के लिए सही शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो ओजस्वी। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजस्वी भाषण। अगला प्रश्न है, आज मैंने अधिक केले खा लिए। यूपी ट्रिपल 2018 आया हुआ क्वेश्चन है। बताएंगे। आज मैंने अधिक केले खा लिए। आप लोगों को पता होगा केले को हम लोग तोल के लेते हैं कि किलो के हिसाब से, कहीं दर्जन भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर अगर इसको अगर देखा जाए फलों को तो तोल के लिया जाता है। तो अगर तोल के लेते हैं किसी चीज़ को तो प्रमाण बोधक में आ जाता है।
ये परिमाण बोधक तो है, लेकिन अगर कह दिया जाए अधिक केले खा लिए तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक। अगर हम कह दें हमने 10 केले खा लिए तो निश्चित परिमाण बोधक। यहाँ पर कह रहा आज मैंने अधिक केले खा लिए, तो परिमाण बोधक के अंतर्गत आएगा निश्चित, ओ सॉरी, अनिश्चित परिमाण बोधक। लेकिन यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित की बात नहीं की गई है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण। 12 का बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? आप लोगों को बताना है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन आ गया, सिर्फ विशेषण के प्रकार पूछ लिए आपसे। तो विशेषण आपके होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण। संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे दो, अनिश्चित संख्या और निश्चित संख्या। परिमाणबोधक के अंतर्गत भी दो आ जाते हैं, निश्चित परिमाणबोधक और अनिश्चित परिमाणबोधक। तो विशेषण के प्रकार हमारे हो जाते हैं 4। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। प्रश्न है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस बात में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ढेर सारे खिलौने, पहले तो ढेर सारे इसका मतलब है कि अनिश्चित है। अब अब बात आती है कि अनिश्चित के अंतर्गत कौन सा है। अगर खिलौनों की बात की जा रही है तो खिलौने हमेशा इनकी गिनती की जा सकती है, काउंट किए जा सकते हैं, यानी कि ये संख्यावाचक हैं। तो बात की जाए ढेर सारे अनिश्चित और खिलौने तो संख्यावाचक, यानी कि आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ कह दिया जाए कि दादी ने 100 खिलौने खरीदे तो आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। ढेर सारे खिलौने खरीदे तो अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरे कुर्ते पैजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो 3.5 मीटर कपड़ा, बात की जा रही 3.5 मीटर कपड़ा में कौन सा विशेषण है, पहचानिए। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर 3.5 मीटर की बात की जाए तो सीधा सीधा आपको डिजिट लिखा मिल रहा है, तो ये निश्चित हो गया। पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि निश्चित है। फिर देखते हैं, कपड़े की बात की जा रही है तो कपड़ा माप तोल के लिया जाता है, यानी कि इसकी माप की जाती है। तो ये आपका हो गया परिमाण बोधक। यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित ऑप्शन में नहीं है, तो आप लगा देंगे सीधा इसको ऑप्शन बी परिमाण बोधक। और अगर निश्चित अनिश्चित दिया होता तब आप लगाते निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। समझ में आया? ठीक है। अगला प्रश्न, न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है? हम लोग हम लोगों ने पढ़ा था कि विशेषण की 3 अवस्थाएं थी। एक थी आपकी मूलावस्था, दूसरी थी आपकी उत्तरावस्था और तीसरी थी आपकी उत्तमावस्था, यानी कि सुपरलेटिव रहती है, वो रहती है आपकी उत्तमावस्था। जब सिंगल की बात की जाए तो हम मूलावस्था का प्रयोग करते हैं। जब दो व्यक्तियों में बात की जाए, दो लोगों में हम लोगों को डिसाइड करना हो, कंपेयर करना हो, तुलना करनी हो, तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तरावस्था। और अगर दो से अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है फिर उत्तमावस्था को। तो पूछ रहा है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो ये आपकी न्यूनतम जो है ये आपकी उत्तमावस्था है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तमावस्था। अगर कह दिया जाए कि न्यून, तो ये आपकी मूलावस्था हो जाएगी। न्यूनतर कह दिया जाएगा, न्यूनतर, तो आपकी हो जाएगी ये उत्तरावस्था। यहाँ बात की गई है न्यूनतम की, तो आपकी उत्तमावस्था है ये। अगला प्रश्न है, कल की तुलना में आज दोगुना पानी बरसा है, या कल की तुलना में आज दोगुनी बारिश हुई है। बात में प्रकार बताइए विशेषण कौन सा है। वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है, री एग्जाम में अभी, कि कल की तुलना में आज दोगुना पानी बरसा है। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी, आवृत्तिवाचक विशेषण। और ये आवृत्तिवाचक किसके अंतर्गत आता है? संख्यावाचक के अंतर्गत। संख्यावाचक की बात की जाए तो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही उत्तर होगा कालबोधक।
क्योंकि समय की बात की जा रही है। क्षणभंगुर यानी कि बहुत कम समय, कम समय के लिए, कुल मिला के समय की बात हो रही है, तो आपकी कालबोधक हो जाएगा। और अगर उसके अंदर की बात की जाए कि किस विशेषण के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है गुणवाचक के अंतर्गत। गुणवाचक में कालबोधक के अंतर्गत आपका आएगा क्षणभंगुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालबोधक। अगला प्रश्न है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है ये। आज मुझे बहुत काम है, बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर होगा परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि काम को ये तो नहीं किया जा सकता कितना है कितना नहीं है, तो ये आपका रहेगा मुझे बहुत काम है। बहुत का अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है? अनिश्चित निश्चित की अगर बात नहीं की गई तो आप सीधा लगा देंगे परिमाणवाचक विशेषण। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताना है गणनावाचक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3। गणनावाचक की अगर बात की जाए तो 3 रहेगा। अगर यहीं पर कह दिया जाए तीसरा, ये किस प्रकार का विशेषण है, तो तीसरा आपका हो जाएगा क्रमवाचक। तीसरा की अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा क्रमवाचक। और अगर पूछ ले तिगुना, तिगुना की बात हो जाती है तो आपका हो जाता है समुदायवाचक। सॉरी, अगर तिगुना पूछेगा आपसे तो इसको लगाएंगे आप लोग आवृत्तिवाचक। क्यों? यहाँ पर आवृत्ति हो रही, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। और अगर समुदाय की बात होगी तो आएगा तीनों। ये आपका समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है कि घनश्याम अत्यंत तेज छात्र है। प्रश्न दिया है, घनश्याम अत्यंत तेज छात्र है, रेखांकित शब्द किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ बात की जा रही अत्यंत शब्द की। अत्यंत शब्द क्या है? इसमें विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष है या क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर घनश्याम, घनश्याम तो आपका विशेष हो जाएगा, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। घनश्याम तो आपका विशेष हो गया। फिर अगर बात कर ली जाए अत्यंत की, तो अत्यंत यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रविशेषण। और अगर यहाँ पर बात की जाए तेज की, तेज, तेज क्या है यहाँ पर? ये आपका विशेषण है। अगर तेज की बात की जाती है यहाँ पर तो आपका ये विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का ये जितने भी प्रश्न थे, 21 प्रश्न दिए गए थे, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ ये समझा कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर। और अभी जब आप लोगों की डेट फाइनल हो जाएगी, डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की, तो हर एक टॉपिक से कम 50 या 100 अच्छे प्रश्न आप लोगों को कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने पूरी थ्योरी कवर की, उसके बाद हम लोगों ने 20-21 क्वेश्चन लगाए, और अभी आप लोगों के लिए दिया गया है टेस्ट है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पता नहीं, हो सकता यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो इसलिए इसका उत्तर ज़रूर दें। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? ये थोड़ी सी के नीचे एक लाइन लगी है, तो बताना है ये किस प्रकार का विशेषण है। इसका जवाब आप लोग ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिलते रहें और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चलती रहे। ये सारे जितने भी टॉपिक हिंदी कराए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ये यूपीएसआई और जूनियर असिस्टेंट इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही कराए जा रहे हैं। और अभी आपकी वैकेंसी एक हाल ही में आई है एसएससी जीडी, उसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। तो एसएससी जीडी वाले भी ये क्लास जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।